मैं एक बहुत ही गरीब घर से थी। मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी कर दी। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके छोटे भाई और बहन भी थे। मैंने देखा कि उनके छोटे भाई-बहन एक ही कमरे में सोते हैं और सुबह उठते ही मेरी ननद नहाने चली जाती थी। फिर मुझसे छुपाकर अपने कपड़े धोती और कई बार तो मेरी ननद बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह मैं जल्दी से उठकर अपनी ननद के कमरे में चली गई, मगर आगे के माहौल देखकर मैं शर्म से पानी हो गई, क्योंकि मेरी ननद और देवर। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने जैसे तैसे मेरी शादी कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। माँ को मैं कभी खुश नहीं देख पाई थी और पिता को तो बेटा की चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा से वह मुझसे दूर रहते थे और मुझसे प्यार नहीं करते थे। मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी नहीं कर सके। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझे वह सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके छोटे भाई और छोटी बहन भी थी। उसके भाई का नाम पंकज था और बहन का नाम रूबी था। हम लोग साथ ही रहने लगे और इसी तरह वक्त गुजरने लगा। देखते ही देखते मेरी ननद 15 साल की हो गई और मेरा देवर 16 साल का हो गया। इसी बीच मेरे पति का देहांत हो गया और इस दुनिया से चले गए। उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। उनके जाने के बाद जैसे मानो कि घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक सिंगर स्टोर था। एक दिन हम सब सो रहे थे, फिर अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तो बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो पंकज के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि पंकज तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और जाकर देखी तो पंकज वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसलिए उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गिर गई थी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि पंकज को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी भाई को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम दोबारा उस छत को ठीक कर सके। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर गई थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों भाई बहन को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत सर्दी थी और बाहर तो कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड पर एक चारपाई थी। दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरा बनवाए थे। या तो हम तीनों लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा तो दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। मजबूरी था, क्या कर सकते थे। गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा देवर ननद के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभी तो सुबह नाश्ता करने ही बैठे थे,
जबकि रूबी अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह रोज़ सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में झांक कर देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैं थोड़ी देर पंकज को बोली, पास वाले डॉक्टर को घर बुलाओ। डॉक्टर ने घर आया तो कहा कि यह बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है। कोई भारी काम मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल और अच्छा खाना वगैरह खिलाना, जल्दी ठीक हो जाएगी। जब रूबी को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? तो वो कहने लगी, बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी ननद को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और आकर देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी, मैं बाहर जाकर उसको देखी तो वह अपने कपड़े को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम अपना कपड़ा क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो जल्दी ठीक हो पाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे पहले अपना कपड़ा धोना है। मैं सोने लगी। मेरी ननद को इतनी सुबह सुबह तबीयत खराब होने पर भी अपने कपड़े धोने का क्यों भूत सवार हो गया है, जबकि उनके पास तो और भी कपड़े हैं। तुम छोड़ दो, मैं खुद तुम्हारे कपड़े को धो दूंगी। उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और पंकज भी अपने काम पर चला गया था। मेरा देवर सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई किया था और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाले दुकान तो मैं ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर औरतें ही आती थी। दिन इसी तरह गुजर गया। एक दिन पंकज ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खा कर आया हूँ। वह देर से आया था और रूबी भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया और मैं भी रसोई में अपना चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद ही कर रही थी। मेरा पति बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं था और मुझे बहुत ही प्यार से रखता था। मैं भी उसके भाई बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके भाई बहन भी मुझे अपनी माँ के समान प्यार करते थे और मेरा कहना भी मानते थे। मेरी ज़िंदगी में मेरे देवर का बहुत ज़्यादा सहयोग था, नहीं तो हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छी तरह से कर रहा था। तुमने उसे कहा भी था कि आगे के पढ़ाई पढ़ ले, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रूबी फिर से बेहोश हो गई थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म का सारा खून खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैं डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात बोली कि मैं आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी ननद को जान की खतरा भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से बेहोश हो जाना
और कई घंटे तक बेहोश रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब रूबी को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं देखना चाहती थी कि वह मेरी बात मानती है कि नहीं। मैंने देखा कि वह तो फिर से अपने कपड़े धो रही थी। इस बार मैं दूर से उसे देख रही थी, क्योंकि वह जो भी कर रही थी वह सब मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर कपड़ा को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे देवर ने उसके कमरे में सोना शुरू किया तब से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। मेरे ननद की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होते जा रही थी। मैं रोती रहती और सोचती कि यह सब क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूँ बेहोश होने लगे यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा दुकान भी उतना नहीं चल रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। दिल की बात दिल में मैं अपनी ननद को कभी नहीं बताई। पंकज को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अगर ऐसे में यह बात बता देती तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था ननद को अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने देवर और ननद को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे देवर ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपना तबीयत खराब कर ली है, इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी ननद ने कहा, नहीं मुझे काम करना है, इस तरह से बार बार मौके नहीं मिलते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरे देवर ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, किसी को दांव पर नहीं लगा सकता। मेरी ननद का कहना था सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब कुछ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी ननद अपने कपड़े धोकर सुखा दिया और एक तरफ खड़े होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी, अचानक से मेरा दिल खराब हो गया है। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया है? तुमने क्या खा लिया था और अपने कपड़े को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की हो जिससे मेरी और तुम्हारी भाई की इज्जत दांव लग गई हो तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी ननद हैरान रह गई। वह बोली, भाभी आप किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। लगता है मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैं अपने कपड़े धोती हूँ तो इसमें क्या गलत है? मेरे कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं। आपको तो पता ही है कि कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी ननद मुझे इस तरह से बातें कर रही थी। मैंने उसे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक पंकज भी वहां आ गया और कहा कि भाभी आप क्या कर रहे हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैंने इसे मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ।
जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और शाम को मुझे से कह रहे थे कि हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा देवर कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरी ननद कहने लगी, हाँ खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन पंकज फिर से मेरी तबीयत खराब होगी तो भाभी मुझे देखकर परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? देवर ने कहा, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैं कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। दरवाजे उन्होंने अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने का? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था उन्हें। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन दस्तक के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैं कमरे में देखी तो उनके अलावा कमरे में और कोई नहीं था और वह दोनों अजीब शक्ल बनाकर बैठे थे। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? तो कहने लगे कि हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ मत बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जगेंगे? हम तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जगे हो। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मेरी ननद के बाजू पर जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी ननद का कोई न कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब जख्म के निशान थे और कभी उठकर अपने कपड़े धोने लगती थी और मुझे अपने कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग अजीब अजीब तरह की बातें सोचने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ही गलत किया। उन्हें कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी, दोनों को एक कमरे में रखकर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को एक साथ एक कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे तो थे दोनों सगे भाई बहन। यह मेरी गलतियाँ है। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियाँ तो पैदा होगी ही। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैं अपने देवर और ननद पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा देवर और ननद को एक चीज़ लाकर दे रहा था। मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि यह तुम्हारी दवाई है, परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ननद को छुपा कर दवाइयाँ दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज़ का दवाइयाँ दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी यह दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी?
मेरी ननद भी उस दवाइया को फ़ौरन पकड़ ली और अपने दुपट्टे से छुपा लिया और देवर ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, फिर अगले दिन बेहोश तुम बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक मेरी ननद बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद वह गोलियां ख़त्म हो गई होगी और एक दिन फिर मेरी ननद बेहोश हो गई थी। मेरा देवर भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा और अचानक अपनी ननद के कमरे में चली गई और उसे बेड से उठाकर घूरने लगी। मैंने देखा कि उसके कपड़े पर काले काले और छोटे छोटे बहुत सारे बाल लगे थे। मुझे समझ नहीं आई यह किस चीज़ का बाल है, क्योंकि यह बाल बिल्कुल काले और छोटे छोटे बाल थे। तब तक मेरी ननद को पता चल ही गया कि मैं उसके कपड़े पर लगे बाल को देख लिया है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो फिर मेरी ननद ने कुछ ऐसी बात बताई जो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी ननद ने बताई कि भाभी, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे और घर का दुकान भी नहीं चल रहा था और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर भैया के दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने बहुत ही अलग किस्म के खरगोश के बच्चे रखे हुए थे, जो कि 3 खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनको संभालना उनके बस के बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम का बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं रहते थे, लेकिन रात में भैया को आराम करना होता था, इसलिए उन खरगोश के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उन्हें संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल कपड़े में लगे हुए रहते थे, जिसकी वजह से मैं अपने कपड़े सुबह ही धो देती थी। हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती और हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि खरगोश के बच्चे से मुझे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भैया ने जो दवाइयाँ मुझे ला कर दी थी वह भी इसी चीज़ का था, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। भाभी, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह हमें इस काम का बहुत ज़्यादा पैसा भी दे रहा था। वह हमें एक दिन का 1000 दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हम इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उसे अपने कमरे की छत भी ढलवा सकते हैं और घर का राशन भी कुछ ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया था। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की, हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। हम दोनों के भाई तो इस दुनिया से जा चुके हैं और हमारे रिश्तेदार भी तो बहुत अमीर है। हम उनके साथ जाकर भी रह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके साथ रहते हैं, क्योंकि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मेरा भाई दिन भर काम करता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने देवर और ननद के बारे में क्या क्या सोचा, पर वो दोनों कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। हमने यह बात पंकज को नहीं बताई। रूबी ने भी उसको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे सारी
बात का पता चल गया, क्योंकि अब यह काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद पंकज ने उस कमरे की छत ढलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की और मेरी ननद ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर हो गया कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नेक और अच्छे देवर और ननद दिए जो मेरे अपने थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।